आज हम लोग आरडीटी के अगले चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। डीएनए अणु के विदलन से जो डीएनए के खंड प्राप्त होते हैं उनको आमाप के आधार पर हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अथवा एचपीएलसी से पृथक कर सकते हैं। परंतु इस एक साइज के डीएनए खंडों में भी भिन्न प्रकार के डीएनए उपस्थित हो सकते हैं। अतः यदि विशिष्ट जीन की आवश्यकता है तो हमें या तो सीडीएनए लाइब्रेरी अथवा जीनोमी लाइब्रेरी से डीएनए खंड प्राप्त करना होगा, अथवा एंजाइमी या रासायनिक रूप से उस जीन को संश्लेषित करना होगा। फिर जब वो जीन प्राप्त हो जाता है तो उसका पीसीआर द्वारा हम जीन प्रवर्धन करते हैं। इसके पश्चात जब विशिष्ट जीन का विलगन हो गया है तब उसे उपयुक्त क्लोनिंग वाहक से जोड़ते हैं और उस क्लोनिंग वाहक को समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ही विदलित करते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से हम क्लोनन वाहक और डीएनए खंड के मध्य क्लोनन वाहक और डीएनए खंड को जोड़ते हैं और ये डीएनए लाइगेज उन दोनों के मध्य नए फॉस्फोडाइस्टर आबंध का निर्माण करती है और इस क्रिया के लिए एटीपी का उपयोग होता है। पूरक अनुलग्नी जो छोर होते हैं, स्टिकी एंड्स होते हैं, उनके क्षारों के मध्य युग्मन जो होता है वो लाइगेशन क्रिया को सुगम बनाता है, परंतु जो कुंठित छोरों का लाइगेशन है वो कम सुगमता से हो पाता है। नए डीएनए क्रमों का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए हम लिंकर्स का उपयोग करते हैं। इन लिंकर्स जो है वो रसायनतः संश्लेषित डीएनए खंड है जिन लिंकर्स में कई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अभिज्ञान क्रम उपस्थित होते हैं, उन्हें हम पॉली लिंकर्स कहते हैं। और इन लिंकर्स को डीएनए वाहक, क्लोनन वाहक जो होता है उनके मध्य इंसर्ट करते हैं या निवेशित करते हैं और फिर लाइगेशन कर देते हैं लाइगेज एंजाइम के द्वारा। ये निवेशित डीएनए खंड जिनमें एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अभिज्ञान क्रम होते हैं उन्हें पॉलीलिंकर्स कहते हैं और इन की सहायता से हम विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग करके नए डीएनए खंड को इंसर्ट कर सकते हैं। सांतरित सिरे दो डीएनए खंडों को जोड़ने में अधिक प्रभावी होते हैं, स्टिकी एंड्स अधिक प्रभावी होते हैं। इसलिए जिन डीएनए में ब्लंट एंड्स होते हैं उनको बैक्टीरियोफाज लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस और टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से सांतरित सिरे उनमें निर्मित कर दिए जा सकते हैं। दोनों एंजाइम की संयुक्त क्रिया से ये कार्य होता है। जिन खंडों को जोड़ना होता है उन्हें पूरक होमोपॉलीमेरिक टेल दी जाती है। इन चित्रों में क्रोमोसोमल डीएनए और क्लोनन वाहक डीएनए का विदलन दिखाया गया है। इको R1 और PVU2 से इको R1 जो है वो स्टिकी एंड्स निर्मित करता है जबकि PVU2 ब्लंट एंड्स निर्मित करता है। क्लोनन वाहक को भी इन्हीं दोनों एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा विदलित किया गया है और फिर दोनों डीएनए खंड को, क्रोमोसोमल डीएनए खंड और क्लोनन वाहक को डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ा गया है जिससे हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होता है। यहाँ इस चित्र में हम क्लोनन वाहक जो कि प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है उसे इको R1 से विदलित किया गया है और एक सिंथेटिक पॉलीलिंकर, रासायनिक संश्लेषित पॉलीलिंकर जिसमें कई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अभिज्ञान क्रम है उसमें इस क्लोनन वाहक में जोड़े गए हैं जिससे नए अभिज्ञान क्रम प्राप्त होते हैं और इस पॉलीलिंकर को दूसरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से लीव करके फिर बाह्य डीएनए निवेश कर सकते हैं इस क्लोनन वाहक में। क्लोनन वाहक डीएनए निवेशित डीएनए खंड का प्रवर्धन करता है। प्लाज्मिड एक प्रकार का क्लोनन वाहक है। प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम से भिन्न सर्कुलर स्वतंत्र प्रतिकृति एवं प्रेषण में सक्षम डीएनए अणु है। इनकी साइज 5000 से लेकर 400,000 बेस पेयर तक हो सकती है। ये बैक्टीरियाई कोशिकाओं में ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया द्वारा प्रविष्ट कराए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इकोलाई कोशिका और प्लाज्मिड डीएनए को कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन में
मिलाकर 0 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करते हैं और फिर एकदम से तापमान 37 से 43 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं। इससे कोशिकाओं को शॉक लगता है और इस प्रकार से उपचारित कुछ कोशिकाएं डीएनए कुछ कोशिकाओं में डीएनए प्रवेश कर लेता है। कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज प्राकृतिक रूप से कॉम्पिटेंट होती हैं और डीएनए का अंतर्ग्रहण बिना कैल्शियम क्लोराइड उपचार के ही कर लेते हैं। दूसरी विधि यह है कि ई कोलाई कोशिका और प्लाज्मिड डीएनए को मिलाकर इंक्यूबेट करते हैं और फिर उस विलयन में हाई वोल्टेज पल्स प्रवाहित करते हैं। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं, जिसके कारण बैक्टीरियाई कला बड़े अणुओं के लिए क्षणिक रूप से पारगम्य हो जाती है और इस कारण से प्लाज्मिड डीएनए उनमें प्रवेश कर लेता है। फिर जो पुनर्यौगज ये पता लगाना है कि किन रूपांतरित कोशिकाओं में पुनर्यौगज डीएनए उपस्थित है। इसके लिए ये युक्ति है कि ऐसे प्लाज्मिड का उपयोग करें जिसमें वह जीन उपस्थित हो जो परपोषी कोशिका को विशिष्ट परिस्थितियों में ही वृद्धि के लिए आवश्यक हो। उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक रोधिता जीन केवल वह कोशिकाएं जो प्लाज्मिड द्वारा रूपांतरित हुई हैं वो उस प्रतिजैविकी की उपस्थिति में वृद्धि कर पाएंगी, अन्य कोशिकाएं नहीं कर पाएंगी। अतः उन कोशिकाओं में जिनमें प्लाज्मिड उपस्थित है उनका चयन सरलता से किया जा सकता है। ऐसे जीन को वर्णीय चिन्हक या सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। इकोलाई प्लाज्मिड PBR322 में ऐसे ही उपयोगी लक्षण है। उसमें प्रतिकृति मॉड्यूल है, ओराई क्रम है जहां प्रतिकृति का आरंभन कोशिकीय एंजाइम द्वारा किया जाता है। इस क्रम की आवश्यकता प्लाज्मिड के प्रवर्धन के लिए होती है तथा प्लाज्मिड की 10 से 20 प्रतियां कोशिका में बनाए रखने के लिए होती है। इसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन उपस्थित होते हैं, जिससे उन कोशिकाओं की पहचान की जा सकती है जिनमें अपरिवर्तित वाहक उपस्थित है और जिनमें पुनर्यौगज वाहक उपस्थित है। इसमें भिन्न प्रतिबंध एंजाइम के अभिज्ञान क्रम उपस्थित होते हैं, जैसे PSC1 एवं PVU के स्थल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में उपस्थित होते हैं तथा BAMH1 और SAL1 आदि के टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में उपस्थित होते हैं। इस चित्र में ई कोलाई प्लाज्मिड PBR322 का चित्र दर्शाया गया है। इसमें ओराई क्रम है, इसका साइज 4361 बेस पेयर है। इसमें 2 रेजिस्टेंट जीन्स हैं, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का है और दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन उपस्थित है। इस चित्र में PBR322 को पहले PSC1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से विदलित किया जाता है। वह एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के मध्य विदलन करती है। उसके बाद इसको बाह्य डीएनए के साथ मिश्रित किया जाता है। बाह्य डीएनए को भी समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से विदलित करके उसके खंड प्राप्त किए गए हैं। यदि और फिर दोनों को PBR322 और फॉरेन डीएनए को लाइगेट किया जाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से। यदि लाइगेशन की क्रिया सक्सेसफुल होती है तो जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो डिसरप्ट हो जाता है, जबकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो एलिमेंट है वो इंटैक्ट रहता है और वो टेट्रासाइक्लिन रोधिता कोशिका दर्शाती हैं या जिनमें जो ट्रांसफॉर्म होंगी वो टेट्रासाइक्लिन रोधिता दर्शाएंगी। फिर जो लाइगेशन के पश्चात जो प्लाज्मिड प्राप्त होते हैं उनके द्वारा ई कोलाई सेल्स को रूपांतरित किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उन्हें ऐसे अगार माध्यम पे उनकी वृद्धि कराई जाती है जिसमें टेट्रासाइक्लिन उपस्थित हो। तो जिन बैक्टीरियल कोशिकाओं का रूपांतरण हुआ है वही ऐसे माध्यम पे वृद्धि कर पाएंगी और क्योंकि उनमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन उपस्थित होगा। फिर जो भी कॉलोनीज वृद्धि कर रही हैं इस माध्यम में वो सब रूपांतरित कोशिकाओं की हैं। उसके पश्चात इसकी 2 पृथक प्लेटों में समान रूप से प्लेटिंग की जाती है, आइडेंटिकल
स्थल पे एक में केवल टेट्रासाइक्लिन माध्यम में उपस्थित होता है अगार में, और दूसरे में एम्पिसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन उपस्थित होता है। जो कॉलोनीज मास्टर प्लेट में उसी के समान स्थलों पर इन दोनों प्लेट्स में उन कॉलोनीज पर इनोकुलेशन किया जाता है और फिर उनकी वृद्धि कराई जाती है। तो टेट्रासाइक्लिन प्लेट पे युक्त प्लेट में वो सारी कॉलोनीज वृद्धि करेंगी जो जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, परंतु जिस प्लेट में एम्पिसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन है उनमें केवल वो कॉलोनीज वो बैक्टीरिया कोशावृद्धि कर पाएंगे जिनमें पुनर्यौगज डीएनए उपस्थित नहीं है, क्योंकि पुनर्यौगज डीएनए जिनमें उपस्थित है उनका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या एम्पिसिलिन रोधिता नष्ट हो गई है, क्योंकि उसके मध्य बाय डीएनए उपस्थित है। तो इससे इस प्लेट की सहायता से हमें उन कॉलोनीज का पता लग जाएगा जो इस प्लेट में वृद्धि नहीं कर रही हैं कि उन कॉलोनीज में रिकॉम्बिनेंट डीएनए उपस्थित है, और इस तरह से उन कॉलोनीज को हम मास्टर प्लेट से उनका चयन कर लेंगे। रूपांतरण की प्रक्रिया में तब कम सफलता प्राप्त होती है यदि प्लाज्मिड का आमाप बड़ा हो, अतः 15,000 बेस पेयर से अधिक लंबे डीएनए खंडों का क्लोनन इस वाहक के द्वारा प्लाज्मिड PBr322 के द्वारा नहीं हो पाता है। दूसरे प्रकार के जो क्लोनन वाहक हैं वो जीवाणु भोजी वाहक हैं, बैक्टीरियोफाज वेक्टर हैं। बैक्टीरियोफाज लैम्डा अपना डीएनए अत्यधिक क्षमता से बैक्टीरिया में प्रवेश कराता है। इस वाहक के दो मुख्य गुण हैं जो इसकी उपयोगिता बढ़ाते हैं। लगभग 1/3 लैम्डा जीनोम अनावश्यक है, अतः ये बाय डीएनए अथवा विजातीय डीएनए द्वारा बदल दिया जाता है तथा डीएनए तभी संक्रमणकारी फाज कण को निर्मित कर पाता है, तभी पैकेज हो पाता है जब उसका आमाप 40,000 से 53,000 बेस पे लंबा हो। इस बाध्यता का उपयोग करके ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि केवल पुनर्यौगज डीएनए ही पैकेज हो। बैक्टीरियोफाज लैम्डा वाहक को 3 खंडों में विदलित करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के सहायता से। 2 खंडों में आवश्यक जीन होते हैं, परंतु कुल मिलाकर उनकी साइज 30,000 बेस पेयर होती है। तीसरा खंड जो कि फिलर डीएनए का है उसे पृथक कर देते हैं और इसके स्थल पर बाह्य डीएनए मिला देते हैं, और इस बाह्य डीएनए को 2 आवश्यक खंडों के मध्य निवेश किया जाता है। इसके लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग होता है। बाह्य डीएनए इतना लंबा होना चाहिए जिससे कि वायबल फाज कण बन सकें। जो पैकेजिंग विधि है वो पुनर्यौगज वायरल डीएनए का वर्ण करती है। इस वाहक के द्वारा 23,000 बेस पेयर के डीएनए खंडों का क्लोनन हो सकता है। जब बैक्टीरियोफाज लैम्डा खंडों को उपयुक्त आमाप के डीएनए खंडों से लाइगेट कर दिया जाता है तो उसके बाद उनके पैकेजिंग के लिए उसे क्रूड बैक्टीरियल एक्सट्रैक्ट में मिलाते हैं, जिसमें वो सारी प्रोटीन्स उपस्थित होती हैं जो पूर्ण फाज को निर्मित करने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रक्रिया को कृत्रिम परिवेश पैकेजिंग कहते हैं और इससे वायबल फाज कण प्राप्त होते हैं। उनमें बाह्य डीएनए खंड उपस्थित होता है, क्योंकि पुनर्यौगज डीएनए ही इतना लंबा होगा जो कि पैकेजिंग के लिए आवश्यक है। फिर इन पुनर्यौगज डीएनए का ई कोलाई कोशिकाओं में संचरण अत्यधिक सक्षमता से होता है। ये चित्र द्वारा यही दर्शाया गया, ये लैम्डा फाज जीनोम है, लैम्डा फाज का जीनोम है। इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से विदलित किया जाता है और बीच गए फिलर डीएनए को पृथक करके इसमें बाय डीएनए खंड मिलाए जाते हैं और डीएनए लाइगेज की सहायता से जोड़े जाते हैं। जिन डीएनए खंडों में आवश्यक डीएनए अनुपस्थित है अथवा जो बाय डीएनए वो बहुत छोटा है वो पैकेज नहीं होंगे। केवल उपयुक्त आमाप के जो बाय डीएनए खंड जब आवश्यक डीएनए लैम्डा जीनोम से जुड़ते हैं उन्हीं की पैकेजिंग हो पाती है और इसके लिए इन विट्रो पैकेजिंग करते हैं, जिसके कारण वायबल फाज कण प्राप्त होते हैं। इन वायबल फाज कणों के द्वारा हम बैक्टीरियल कोशिकाओं का में इनका संचरण करते हैं।